दोस्तों, अगर आपको केवल हंसने पर गोली से भून दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? और गुस्सा इतना कि आपकी मरी हुई बॉडी को जब ज़ोंबी में तब्दील कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कि उस ऑफिसर ने पूरे गांव को ज़ोंबीज़ में तब्दील कर दिया था। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने अपने सिपाहियों को भी ज़ोंबीज़ में तब्दील कर दिया था। बस इतना ही नहीं, मूवी के लास्ट में कि वो अपने आप को भी ज़ोंबीज़ में तब्दील कर लेता है। पर उस नाज़ी ऑफिसर का ये सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? इन सभी सवालों के जवाब मूवी के लास्ट तक देखने पर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2022 में आई ये सुपरहिट मूवी जिसका नाम है द वैली ऑफ डेड। और अगर ऐसे और लेटेस्ट सुपरहिट हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मूवी की शुरुआत चर्च के एक बेल बजते हुए होती है जहां शादी का सेलिब्रेशन हो रहा है। वहीं कुछ फैमिली खाना खाते हुए बातें कर रही है। दूल्हा दुल्हन भी अपनी फैमिली के साथ में खड़े होकर फोटो खींच के पोज दे रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके इस खुशी के मौके को काला टीका लगाने के लिए जर्मन फौज की कारें आ जाती हैं। और जैसी फौज का जनरल कार के बाहर पैर रखता है वहां पूरा सन्नाटा छा जाता है। तभी एक छोटा सा बच्चा ग्लास में पानी लेके उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जनरल जैसे ही पानी पीता है उसे थोड़ी खांसी आने लगती है। और तभी वहाँ पे मौजूद सभी लोग जनरल को देख के हंसने लगते हैं। और अब ये सब देख के जनरल को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग को गन मशीन से भून देने का ऑर्डर देता है। और फिर क्या था, उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी की आंखों पे पट्टी बांध के उसे बंदी बना लिया जाता है। और वो बार बार उन सैनिकों से कहता है कि मैं जनरल लोजानो का भतीजा हूँ और अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है तो तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी और अपनी जान गंवा दोगे। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उसकी बातों पर सैनिकों पर कोई भी असर नहीं होता। और जैसे ही उस आदमी को गोली मारने वाले होते हैं वहाँ पे जनरल लोजानो आ जाता है और आते ही कहता है कि ये मेरा भतीजा है, इसे छोड़ दो। उसके बाद जनरल के ऑर्डर के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब अगले सीन में हम जनरल लोजानो को देखते हैं और उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैन होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जैन पेशे से वकील है और वो कोई जनरल लोजानो का भतीजा नहीं है। वो बस अपनी जान बचाने के लिए अपना भतीजा कहता है। तभी जनरल लोजानो उसको कहता है कि ये तीसरी और आखिरी बार है जहाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन अब तुम्हारी जान के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी जैन कहता है कि हाँ बताइए मुझे क्या काम करना होगा। तभी लोजानो उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसे कर्नल तक पहुंचाना है। तभी जैन को पता चलता है कि कर्नल तो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जाना मतलब अपनी जान को दावत देने जैसी बात होगी। लेकिन जैन के लिए एक ये भी मुश्किल थी कि अगर वो नहीं जाता तो नाजी सैनिक उसे फांसी लगा के मार देते। इसलिए कर्नल के पास जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि जैन के लिए ये काम मुश्किल नहीं है क्योंकि वो एक वकील के साथ ही साथ एक कैप्टन भी है। जैन के पिता की मौत हो चुकी है लेकिन उसका भाई अभी भी जिंदा है। ऐसे में अब वो ना चाहते हुए भी कर्नल को चिट्ठी देने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी जैन कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। तभी लोजानो उसके साथ में एक डिक्रूज नाम के लड़के को भेजता है जो जंग के वक्त फौज से भाग के आ गया था और इसलिए उसे यहाँ पे पकड़ के रखा गया है। क्योंकि डिक्रूज बहुत अच्छा ड्राइवर है इसलिए वो जैन के साथ में भेज देता है। अब डिक्रूज को पता होता है कि इस रास्ते से कर्नल के पास जाना यानी अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने जैसा है, क्योंकि ये रास्ता इतना खतरों से भरा हुआ है कि कोई आम इंसान यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकता। अब दोनों रास्ते की कुछ दूरी तक पहुंच ही जाते हैं पर तभी वहाँ पे नाजी सैनिक उनको रोक के उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। तभी जैन बताते हुए कहता है कि मैं खुद एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और सरकारी काम से कहीं जा रहा हूँ। और इस तरह बड़ी चालाकी से जैन वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल के वो दोनों थोड़ी दूर तक पहुँचते तभी उन्हें प्लेन का एक पायलट एक पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जैन और डिक्रूज उसे देखने जाते हैं। उसे देख के लग रहा था कि पैराशूट से किसी प्लेन से कूदा होगा और उस पायलट के दोनों हाथ भी कटे हुए हैं, जिसकी वजह से जैन को लग रहा था कि ये हमारा ही कोई सिपाही होगा। पर तभी पीछे से रिपब्लिक सोल्जर उनके ऊपर बंदूक तान देती है और उनकी बंदूक छीन के उनको बंदी बना लेती है। अब रिपब्लिक सोल्जर का आदमी जब उस पायलट की फोटो खींच रहा होता है पर तभी अचानक से वो जिंदा होकर उस फोटोग्राफर पे हमला कर देता है और उसके गले पे काट के उसे वहीं पे मार देता है। तभी ब्रास्की नाम का सोल्जर उस पायलट को उठा के दूर फेंक देता है। उसके बाद भी वो पायलट रेंगते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी ब्रास्की उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाता है पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो ब्रास्की के पैर पे काटने वाला ही होता है कि उसका सीनियर पट्ट से हेडशॉट दे देता है। अब यहाँ वो फोटोग्राफर उठता है और उनकी तरफ काटने के लिए दौड़ता है क्योंकि वो भी एक ज़ोंबी बन गया था इसलिए उसे भी मार दिया जाता है। तभी उन सोल्जर्स को आसमान में फाइटर प्लेन्स आते हुए दिखाई देते हैं और ये देख के वो अपने कैंप की तरफ जल्दी से जाने लगते हैं। और जैसे वो अपने कैंप के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सारे साथी मरे हुए हैं और उनके पूरे कैंप को भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। पर वो रिपब्लिकन सोल्जर की आवाज़ सुन के वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और वो सभी उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन सोल्जर में से एक लड़का अपने पापा के पास जाने लगता है जो अभी एक ज़ोंबी की हालत में है और जैसे वो अपने पापा के पास पहुंचता है सभी ज़ोंबी मिलके उसे भी मार देते हैं।
इसलिए बाकी सोल्जर के पास वहाँ पे भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। भाग के वो एक नदी के किनारे आते हैं, जहाँ पे छोटी बोट में बैठ के वो नदी के उस पार जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी उनका पाला एक और ज़ोंबी से पड़ता है और वो उसे भी गोली मार देते हैं। पर अब यहाँ गोली की आवाज़ सुन के बहुत सारे ज़ोंबीज एक साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए रिपब्लिकन सोल्जर सभी ज़ोंबी को एक एक करके मारने लगते हैं। पर अफसोस ब्रॉस्की उन ज़ोंबी के हत्थे लग जाता है और वो बेचारा मारा जाता है और बाकी सोल्जर्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाते। अब ज़ोंबी से बचने के लिए सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। उसके बाद जैसे ही जैन और रिपब्लिकन सोल्जर उस घर के अंदर जाते हैं, राफेल जूनियर और नन उनके ऊपर बंदूक तान देती है और इसलिए रिपब्लिकन सोल्जर भी उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। पर तभी जैन उन सभी को समझाते हुए कहता है कि ये वक्त एक दूसरे से लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि एक साथ होकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और सभी जैन की बात मान लेते हैं। उसके बाद जैन जब उस लेटर को आग के पास बैठ के पढ़ रहा होता है तो वो लेटर एक नक्शे में बदल जाता है। अब एक एंटी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो ऊपर पहरा दे रहा है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है जो जोर से भौंक रहा होता है और जब एंटी थोड़ा ठीक से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक ज़ोंबी उनके घर की तरफ आ रहा होता है। इसलिए एंटी उसे गोली मार के वहीं पे खत्म कर देता है। पर अब गोली की आवाज सुन के बहुत सारे ज़ोंबीज उस घर की तरफ आने लगते हैं और सोल्जर्स पे हमला करके उन्हें मार देते हैं। इसलिए जैन और बाकी लोग घर के पीछे रास्ते से बाहर आके उस घर को बम से उड़ा देते हैं। अब सभी लोग वैली के लिए निकलते हैं, लेकिन जर्मन फोर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए वैली के चारों ओर एक बिजली के तार से कंपाउंड बनाया हुआ है। तभी उनकी नजर ब्रास्की पे पड़ती है जो बेचारा एक ज़ोंबी बन चुका है, जो उन बिजली के तारों में अटका हुआ है। तभी उनका लीडर ब्रास्की को गोली मार के इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर देता है। तभी जैन उन सभी को एक नक्शा दिखाता है और उस नक्शे में जहाँ वो सभी खड़े हैं वहाँ पे एक रेड मार्क बना हुआ है और इसलिए वहाँ पे खड़े सभी लोग अब ये सोचते हैं कि ये सब जितना भी चीजें हो रही है सब जैन की वजह से हो रही है और जैन की वजह से ही ये सभी लोग ज़ोंबी बने हुए हैं। तभी जैन कहता है कि अरे दीदी, मुझे खुद नहीं पता है ये सब क्या है और मेरा यकीन करो, मेरा ये सब में कोई हाथ नहीं है। और तभी जैन कहता है कि अगर हम वैली की तरफ जाएंगे तो शायद हम बच पाएंगे, लेकिन अब वैली के यहाँ पे जाने के लिए कुछ लोगों की हाँ होती है और कुछ लोगों की ना होती है, इसलिए वो वोटिंग करते हैं। अब मेजोरिटी जैन के साथ में होती है, इसलिए वो वैली की तरफ जाते हैं। अब जैन और बाकी लोग वैली की तरफ पहुंचते हैं। अब ये वैली कोई और नहीं, ये वही जगह है जहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग में शादी का समारोह चल रहा था, जहाँ पर जर्मन फौज ने सभी लोगों को गोलियों से भून दिया था। वैली के पास उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। तभी वहाँ पे डिक्रूज भाग के उस गाड़ी को चालू करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि आगे का सफर गाड़ी से तय कर सके। साथ ही जैन को वहाँ पे एक ब्लू कलर का पाउडर का डब्बा भी मिलता है, जो कि एक ड्रग है। उसके बाद जैन और कुछ लोग पास ही मौजूद एक वेयरहाउस में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिनको देख के उन सभी को लग रहा था कि यहाँ पे हो ना हो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। तभी वहाँ पे उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर तुम कोई इंसान हो तो बाहर आ जाओ, वरना खड़े खड़े गोलियों से भून दिए जाओगे। तभी वहाँ पे एक लड़की बाहर आ जाती है, शायद उसकी फट गई हो, और बाहर आके बताती है कि मेरा नाम एना है। तो दोस्तों ये और कोई लड़की नहीं, ये वही लड़की जो पिक्चर की स्टार्टिंग में जिसकी शादी हो रही थी और अपने पति के साथ में नैन मटक्का कर रही थी, जिसकी शादी में गोलियां चल गई। तभी मेटा नाम के सोल्जर उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी एना बताती है कि मेरी शादी थी और उसी दिन जर्मन फौज जाके हम पे गोलियां चला दी, उसमें मेरे हस्बैंड को भी गोली लग गई और वो मेरे ऊपर गिर गए, इसलिए मैं बच गई। इसी बीच वहाँ पे रिपब्लिकन सोल्जर को एक फाइल हाथ लग जाती है, जिसमें ज़ोंबी के एक्सपेरिमेंट की सारी जानकारी होती है, जिसे उन सभी को पता चल जाता है कि ये सभी ज़ोंबी किसी एक्सपेरिमेंट से ही बने हुए हैं। पर जब वो फाइल उससे मांगते हैं तो वो रिपब्लिकन सोल्जर वो फाइल देने से मना कर देता है, क्योंकि वो सरकार को देके मोटी रकम लेना चाहता था। इसलिए जैसे ही वो सोल्जर फाइल लेके बाहर निकलता है, वैसे ही बहुत सारे ज़ोंबी उसको फिर मोटी रकम देने लग जाते हैं और विद इंटरेस्ट के साथ में उसे ऊपर पहुंचा देते हैं। इसलिए जैन और बाकी लोग उस दरवाजे को बंद करके दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन एला बहुत ज्यादा जख्मी हुई होती है, इसलिए उसे चला नहीं जाता। इसलिए जूनियर अपने साथ में उसको लेके निकलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे अब एना भी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाती है और वो जूनियर के ऊपर हमला कर देती है। तभी जैन और मेटा एना की खोपड़ी खोल के जूनियर को बचा लेते हैं, लेकिन एना ने जूनियर के जूते पे काट लिया होता है। अब एंटी ये देख के समझ जाता है कि ये भी अब ज़ोंबी बन जाएगा, इसलिए एंटी जूनियर को मारने वाला ही होता है कि जूनियर दिखाते कि एना ने सिर्फ उसके जूते पे काटा है, उसके पैर पे नहीं, क्योंकि उसका पैर एकदम सही सलामत है। ये देख के बाकी सब खुश हो जाते हैं और एंटी भी उसे छोड़ देता है। उसके बाद जैन और बाकी सभी लोग उस वेयरहाउस से बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन नन खुद को उस वेयरहाउस में बंद कर लेती है और कैप्टन को बताती कि जब वो जूनियर को बचा रहे थे तभी उसे एना ने काट लिया था, इसलिए वो नहीं चाहती कि बाकी लोग की जान उसकी वजह से खतरे में रहे। उसके बाद कैप्टन नन को कुछ एक्सप्लोसिव देता है ताकि वो ज़ोंबी से लड़ सके और आखिरकार नन उस वेयरहाउस के साथ में अपने आप को उड़ा लेती है
उसके बाद डी क्रूज उस ट्रक को ठीक करके लेके आता है। उसके बाद सभी बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें ये पता चलता है कि गाड़ी चलाते वक्त डी क्रूज के ऊपर कुछ ज़ोंबीज ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ देर में वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। लेकिन ये बात डी क्रूज किसी को नहीं बताता, वो छुपा के रखता है। अब सभी लोग एक पहाड़ी के चोटी पे पहुंचते हैं। तभी जैन कैप्टन को बताता है कि इस कैंप के नीचे एक सुरंग है जो इस इलाके से बाहर निकलती है। अगर उस सुरंग तक सुरक्षित हम पहुंच गए तो इस इलाके से हम बाहर निकल पाएंगे। इसलिए जैन उस कैंप में जनरल लोजानो से मदद मांगने के लिए जाता है। जैन उनको बताता है कि मेरे साथ में कुछ मेरे साथी हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है और ना ही हमें उनसे कुछ खतरा है। हालांकि जनरल उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। इस वक्त जनरल लोजानो के साथ में वो हत्यारा ऑफिसर भी होता है, जिसकी वजह से वैली में सारे लोगों की जान गई थी। और जनरल लोजानो से कोई मदद ना मिलने पर वो काफी नाराज हो जाता है और अपने साथियों के पास आ जाता है। और यहाँ दूसरी ओर वही हत्यारा जनरल लोजानो को भी गोली मार देता है। उसके बाद डिक्रूज बताता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसलिए वो एक्सप्लोजिव लेके वो कैंप की ओर आगे बढ़ता है, जिससे वो कैंप की फेंसिंग को तोड़ दे और उसके साथ ही उस सुरंग तक पहुंच जाए। और होता भी ऐसी है, डिक्रूज एक्सप्लोजिव वहां जाके फोड़ देता है। उसके बाद जैन और बाकी साथी उस सुरंग के पास जाने लगते हैं। लेकिन अब एक्सप्लोजिव की आवाज सुन के वहाँ पे बहुत तादाद में ज़ोंबी आ जाते हैं और सारे सिपाहियों को काट के मारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जैन और उसके साथी बचने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी जैन, मेटा और कैप्टन बहुत सारे ज़ोंबी के बीच में फंस जाते हैं, पर जूनियर आके उन सभी को बचा लेता है। अब मेटा और जैन दोनों इस बीमारी का एंटीडोट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर वहाँ खड़े ट्रेन को कैप्टन चालू करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एंड्रयू और जूनियर दोनों ज़ोंबी से बचने के लिए एक ट्रक में घुस जाते हैं। अब दोनों अपनी फैमिली को याद करके एक्सप्लोसिव से उस ट्रक को उड़ा देते हैं। अब जैन और मेटा भी उस लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो हत्यारा उस नीले ड्रग को इंजेक्ट करके ज़ोंबी बनने की कोशिश कर रहा था। फिर जैन उससे पूछता है कि इसका एंटीडोट क्या है। तब वो कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और कुछ देर में वो ज़ोंबी बन जाता है। इसलिए मेटा उसे उसी वक्त गोली मार के खत्म कर देती है। अब इसी बीच एक ज़ोंबी जैन के हाथ पे काट लेता है। अब जैन को बचाने के लिए मेटा उसका इन्फेक्टेड हाथ काट देती है और उसके हाथ को कपड़े से लपेट देती है। पर अब गोलियों की आवाज़ से उस लैब के अंदर बहुत सारे ज़ोंबीस आ जाते हैं। इसलिए जैन और मेटा अपने आप को बचाने के लिए लैब के अंदर पड़े कांच के एक बॉक्स के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। दूसरी यहाँ कैप्टन, जो ट्रेन को चालू करने की कोशिश कर रहा था, उसको बहुत सारे ज़ोंबीज घेर लेते हैं। वो कुछ ज़ोंबीज को तो गोली से मार देता है, मगर उसके पास ज्यादा गोली ना होने की वजह से एक गोली वो अपने लिए छोड़ के खुद को मार देता है और इसी के साथ में ट्रेन भी चालू हो जाती है। अब मेटा और जैन जिस लैब में है, वो लैब भी उस ट्रेन के अंदर ही होती है और अब वो लैब भी इस ट्रेन के साथ में उस सुरंग से बाहर आने लगती है। लेकिन अब इस कांच के बॉक्स को भी तोड़ के ज़ोंबी धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस ट्रेन पे फाइटर प्लेन एक बॉम्ब गिरा देते हैं, जिसके कारण सारे ज़ोंबीज मारे जाते हैं और मेटा और जैन उस बॉक्स के अंदर रहने की वजह से दोनों बच जाते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हम दोनों जिंदा बच गए। उसके बाद मेटा जैन को उसके घर पे छोड़ देती है। उसके बाद जैन मेटा से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। तभी मेटा कहती है कि मेरी लाइफ अलग है, मेरा काम अलग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। और इतना बोल के मेटा वहां से निकल जाती है और इसी के साथ में ये पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों, पिक्चर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर ऐसी और मूवीज देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।